टाइमलाइन की बात करें तो हमारे पास टाइमलाइन है कि टाइमलाइन में हिस्ट्री आती है कि जो हम पूरी एमपीआई के बारे में की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि टाइमलाइन का जो है एमपीआई की वो क्या है। 1992 के अंदर एमपीआई फोरम नाम से एक वर्जन रिलीज किया गया। ये सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स थे जो बताए गए थे कि हम ऐसा कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं या हम ऐसा कोई स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं जो पैरेलल कंप्यूटिंग लाइक साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर प्रोडक्शन या एआई ट्रेनिंग मॉडल्स जो हैं उनके ऊपर वर्क करें। तो वो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए गए थे कि नेक्स्ट फ्यूचर में हम ये रूल्स यूज करके मैसेज को पास कर सकते हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग मॉडल अगर बना रहे हैं या आप एआई कोई मॉडल है जिसके तरह हम एक दूसरे से चैट कर रहे होते हैं, चैट जीपीटी है आपके पास और भी मल्टीपल हैं मॉडल्स जो हम यूज करते हैं एआई के। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रॉक है और भी डिफरेंट है। तो उससे हम एक दूसरे से चैट कर रहे होते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिहाज से भी जो मॉडल्स हैं उनके लिए भी हमने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए। दूसरा 1994 में आया एमपीआई वन। एमपीआई वन का मतलब था कि अब उसको फाइनली लॉन्च कर दिया गया। पहले तो लॉन्च नहीं हुआ था, सिर्फ प्लानिंग थी। दूसरे में लॉन्च कर दिया गया जिसके अंदर जो सेंडर और रिसीवर है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि पहले इस एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में ये था कि इसकी जैसे वेदर सिमुलेशन जिसमें हम डाटा जो है वो सेंड किया जा सकता है एक दूसरे को। ठीक है, अब वेदर सिमुलेशन आपको पता है इनकी रीजन होती है, मल्टीपल रीजन है, साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट, ये जितने भी रीजन हैं उन सबका अलग वेदर होगा, तो उनके अलग अलग सर्वर होंगे। तो वो सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी। तो बात क्या थी कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर आपको पैरेलल फाइल इनपुट आउटपुट की ऑप्शन ही नहीं थी। मींस ऑप्शन इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि मल्टीपल्स जो प्रोसेसर हैं वो एक फाइल को रीड और राइट नहीं कर सकते एक ही टाइम पर। ठीक है, एक टाइम पर अगर एक प्रोसेसर है वो एक फाइल पर काम कर रहा है तो वो एक टाइम पर जब तक वो काम खत्म नहीं कर लेता दूसरा प्रोसेसर उसको उस फाइल को एक्सेस ही नहीं कर सकता, वो तब तक वेट करेगा। दूसरी चीज इसमें आई कि इसमें कम्युनिकेशन जो थी ना वो कॉम्प्लेक्स थी, वो उस तरह से नहीं थी, यानी कि मेमोरी शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था इसके अंदर। कि मेमोरी जो है हर प्रोसेसर की जो थी वो एक प्रोसेसर अगर मेमोरी यूज कर रहा है तो उस दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी, पहला वाला प्रोसेसर जो है, अगर दो प्रोसेसर हैं ए एंड बी, तो ए जो है वो बी की मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता और ना ही बी ए की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। अब अगर मेमोरी यूज नहीं होगी तो डाटा अपडेट कैसे होगा? ठीक है, डाटा शेयर कैसे होगा? शेयरिंग भी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी। तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग भी था क्योंकि जब एक प्रोसेसर जो है वो एक फाइल पर काम कर रहा है और उसमें अपडेट कर रहा है डाटा को, तो दूसरे को वेट करना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम्स थी जिसको मद्देनजर रखते हुए एक और वर्जन लॉन्च किया गया 1996 के अंदर एमपीआई टू के नाम से। एमपीआई टू के अंदर क्या चीजें थी कि जो जो खामियां उसमें एमपीआई वन में थी उन सबको रिजॉल्व किया गया। कि उन्होंने इनपुट आउटपुट फाइल इनपुट आउटपुट की ऑप्शन रखी कि पैरेलली एक्सेस हो सके, मतलब एक फाइल को एक टाइम पर दो प्रोसेसर एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी वेट के। दूसरी चीज जो मद्देनजर रखी गई वो ये थी वन साइड कम्युनिकेशन। वन साइड कम्युनिकेशन का मतलब यह कि प्रोसेसर डायरेक्टली किसी दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ये डायरेक्टली था भी और नहीं भी, क्योंकि ये अभी भी कॉम्प्लेक्स था एज कम्पेयर टू फ्यूचर। बाद में जो आए जितने भी वर्जन एमपीआई फोर आया तो उसमें ये चीज खत्म हो गई। लेकिन एमपीआई वन टू के अंदर अभी भी कॉम्प्लेक्स जो चीज थी वो यही थी कि इसके अंदर शेयर्ड मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो जरा मुश्किल था, उसको हैंडल करना मुश्किल था और वो अभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो रही थी, कोई ना कोई कमांड वगैरह या कुछ ना कुछ चीजें देनी पड़ती थी। इसी एमपीआई टू के अंदर एक और चीज ठीक है, इसमें डायनेमिक प्रोसेस हैंडलिंग थी। मतलब डायनेमिक प्रोसेस हैंडलिंग का मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेसर को ऐड करना है किसी प्रोग्राम के लिए ड्यूरिंग द प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्रामर का डाटा किसी और प्रोसेसर के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो वहां से उसको ऐड करना और रिमूव करने की एक्सेसिबिलिटी भी एमपीआई टू ने प्रोवाइड की, जो 1996 के अंदर आया। 1994 में जो था उसके अंदर ये भी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते आप, तो रिमोट मेमोरी एक्सेस का ऑप्शन जो है वो इसमें अभी नहीं था। 2012 के अंदर एमपीआई थ्री आया जिसके अंदर नॉन ब्लॉकिंग ग्रुप मैसेजेस का एक चीज आ गई। इसमें नॉन ब्लॉकिंग ग्रुप मैसेजेस का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आपका जो मैसेज है वो किसी ना किसी ब्लॉक के अंदर सेव हो जाए। ठीक है, रिसीवर को
तब तक ये नहीं है कि रिसीवर एक टाइम पर बाउंड हो जाए, जैसे आपका ईमेल है, जब से मैसेज आता है तो वो बफर में सेव हो जाता है। तो नॉन ब्लॉकिंग ग्रुप मैसेजेस की बात आ गई, शेयर्ड मेमोरी, बेटर मेमोरी एक्सेस, रिमोट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, ये फंक्शंस थे जो उसमें प्रोवाइड किए गए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर डायरेक्टली मेमोरी तो चलो फिर भी एक्सेस हो रही थी, लेकिन लिमिटेशन ये लगा दी गई कि थ्रेड्स और प्रोसेस दोनों को को कंबाइनली एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो थ्रेड और प्रोसेस को कॉम्बिनेशन भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपके पास बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं, या आप एआई मॉडल की बात करते हैं, जब उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको थ्रेड्स और प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी होता है, तो ये उनके लिए एक्सेसिबल नहीं था। 2015 और उसके बाद जितने भी आए उसमें मिक्स, जो फ्यूचर भी अब जो लॉन्च हो रहे हैं उसमें मजीद काम हो रहे हैं, चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है, बट 2015 के अंदर एमपीआई 4 रिलीज किया गया, जो कि मिक्स थ्रेड प्लस प्रोसेस प्लस परसिस्टेंट कलेक्शन बेटर टूल्स, ये मेन फंक्शंस थे उसके अंदर। क्या मतलब कि हाइब्रिड सिस्टम लाइक सीपीयू या जीपीयू, उन दोनों का कॉम्बो यूज किया गया, कि सीपीयू पे किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे हो या जीपीयू के ऊपर मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, वो हाइब्रिड सिस्टम के लिहाज से वो फ्लेक्सिबल बना दिया गया। तो इसमें आप थ्रेड और प्रोसेस जो है वो का कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स थे ये इसी के ऊपर अब आगे फर्दर बहुत काम हो रहा है, कैसे और ज्यादा स्पीड अप किया जा सके। ए मॉडल को ट्रेन करना, मल्टीपल थ्रेड जीपीयू प्लस सीपीयू की कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो जीपीयू और सीपीयू पर बेस्ड करते होते हैं, ठीक है। जिसमें हम कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनको हम सीपीयू पर ट्रेन कर रहे होते हैं, और कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनको हम जीपीयू पर ट्रेन कर रहे होते हैं। सीपीयू वाला वो होता है जो आपका जो आपके ग्राफिक्स से रिलेवेंट नहीं होते, जैसे आपकी वेब एप्लीकेशन वगैरह होती हैं, वो जीपीयू वहां यूज हो रहा था जहां पर आपकी ग्राफिक्स वगैरह यूज हो रही होती है, ठीक है। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो वहां पर हम जीपीयू यूज करते हैं, सीपीयू तो यूज नहीं कर सकते। अगर हम उसको करते तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो जीपीयू प्रोवाइड करेगा। तो ये आज हमने हिस्ट्री देखी है कि मैसेज पासिंग इंटरफेस की हिस्ट्री क्या थी, कि कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। तो और अब नेक्स्ट रेवोल्यूशन जो है इन्हीं के ऊपर फर्दर काम हो रहा है कि इसको मजीद स्पीड अप किया जा सके, ठीक है। या मल्टीपल थ्रेड्स जो आजकल आ रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं, उनको सिक्योर किया जा सके, अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को उनसे बचाया जा सके, ठीक है। तो अभी इतना ही है, मैसेज पासिंग की हिस्ट्री को देखा, और बाकी चीज़ों को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। अभी मैसेज मैसेज पासिंग मोड्स हैं जो हम मोड्स यूज करते हैं उसके अंदर, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।